सोचिए, आप किसी अनजान जंगल में फंस गए हों, घना डरावना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती हो, हर आहट पर दिल कांप उठता हो, और तभी आपके सामने खड़ी हो एक ऐसी जनजाति जो आपको दोस्त नहीं बल्कि शिकार समझती है। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है। दुनिया के कुछ अनदेखे, अनसुने कोनों में ऐसी आदमखोर जनजातियां आज भी जिंदा हैं और इंसानों का शिकार कर रही हैं। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज मैं राहुल कुमार आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम इन रहस्यमयी और खतरनाक जनजातियों के बारे में जानेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ इंसान अपने ही जैसे इंसानों का मांस खाने पर मजबूर हो जाते हैं या इसे अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। क्या यह सिर्फ भूख है या इसके पीछे कोई गहरा अनसुलझा रहस्य छुपा है? ये कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि हमें इंसानियत के उस पहलू से भी रूबरू कराती है जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उन दरवाजों को खोलने जा रहे हैं जिनके पीछे छिपी हैं सदियों पुरानी प्रथाएं, अजीबोगरीब मान्यताएं और इंसानी फितरत के सबसे खौफनाक राज। ये वो दुनिया है जो हमारी तथाकथित सभ्य दुनिया से कोसों दूर अपने ही नियमों और अपनी ही सच्चाइयों के साथ जी रही है। चलिए हिम्मत जुटाकर इस अंधेरे में झांकते हैं और जानते हैं इन आदमखोर जनजातियों की अनसुनी अनकही कहानियां। आदमखोर, ये शब्द सुनते ही जहन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना? कैनिबल्स, यानी वो लोग जो अपने ही जैसे इंसानों का मांस खाते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारा समाज, हमारी सभ्यता स्वीकार करने से कतराती है। हम इसे वहशीपन की इंतहा मानते हैं, इंसानियत पर एक कलंक। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ भटकी हुई आत्माओं का काम है या इसके पीछे कोई गहरी जटिल वजहें भी हो सकती हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इतिहास के पन्ने पलटें तो आदमखोरी के किस्से सिर्फ दूर दराज की जनजातियों तक ही सीमित नहीं हैं। कई बार बेहद मुश्किल हालातों में जब जिंदा रहने का कोई और रास्ता नहीं बचा, तब इंसानों ने भी अपने साथियों का मांस खाया है। सोचिए वो कैसी मजबूरी रही होगी, कैसी भूख, कैसी लाचारी। ये वो पल होते हैं जब इंसान और जानवर का फर्क मिट जाता है, जब जिंदा रहने की आदिम प्रवृत्ति हर दूसरी भावना पर हावी हो जाती है। लेकिन ये तो हुई मजबूरी की बात। असली सवाल तब उठता है जब आदमखोरी एक परंपरा बन जाए, एक रीति रिवाज। दुनिया में आज भी कुछ ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जहां इंसानी मांस खाना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। उनके लिए ये कोई घिनौना काम नहीं, बल्कि एक सामान्य या कभी कभी तो पवित्र प्रक्रिया है। वो इसे अपने पुरखों से मिली विरासत मानते हैं, जिसे निभाना उनका धर्म है। ऐसी जगहों पर भूख शायद पहला कारण ना हो, बल्कि कुछ और ही मकसद होते हैं। अब हम रुक करते हैं इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनी के घने रहस्यमयी जंगलों की ओर। यहां बसती है कोरावी जनजाति, एक ऐसी कौम जो आज भी पाषाण युग की जिंदगी जी रही है। ये लोग दुनिया से लगभग कटे हुए हैं और अपनी अजीबोगरीब परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है आदमखोरी। लेकिन इनकी आदमखोरी के पीछे की वजह भूख नहीं, बल्कि एक गहरा डर है, एक अंधविश्वास जो इनकी जिंदगी पर साये की तरह मंडराता रहता है। कोरावी लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं, जिन्हें ट्री हाउस कहा जाता है। ये घर जमीन से 40-50 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इसके पीछे वजह है जंगली जानवरों से बचाव और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। लेकिन एक और बड़ी वजह है खुआ का डर। खुआ एक तरह की रहस्यमयी बुरी आत्मा या जादूगर होता है, जिसके बारे में कोरावी लोगों का मानना है कि वो इंसानी रूप में उनके बीच रहता है और लोगों को बीमार करके मार डालता है। कोरावी जनजाति में जब कोई इंसान रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ता है या उसकी मौत हो जाती है, तो वे मानते हैं कि उसके शरीर पर खुआ ने कब्जा कर लिया है। उनके अनुसार यह खुआ कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनके ही कबीले का कोई सदस्य होता है जो गुप्त रूप से जादू टोना करता है। इस खुआ की पहचान करने के लिए खास रस्में निभाई जाती हैं और अक्सर मरने वाले व्यक्ति के आखिरी शब्द या इशारे ही इस पहचान का आधार बनते हैं। पापुआ न्यू गिनी के ही ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एक और जनजाति बसती थी, जिसका नाम है फोर जनजाति। इनकी एक ऐसी परंपरा थी जिसने न सिर्फ उन्हें दुनिया भर में कुख्यात किया, बल्कि एक भयानक बीमारी को भी जन्म दिया। यह परंपरा थी अपने मृत परिजनों के शरीर का सेवन करना, खासकर उनके दिमाग का। यह कोई वहशीपन नहीं था, बल्कि उनके लिए
ये अपने प्रियजनों के प्रति सम्मान और प्रेम जताने का एक तरीका था। फोर लोगों का मानना था कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके गुण उसके शरीर में ही रह जाते हैं। अगर शरीर को यूं ही दफना दिया जाए या जला दिया जाए तो ये सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वे अपने मरे हुए रिश्तेदारों, खासकर महिलाओं और बच्चों के शवों को पकाकर खाते थे। पुरुषों का मानना था कि युद्ध के समय उन्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वे इस प्रथा में कम हिस्सा लेते थे, जबकि महिलाएं और बच्चे मुख्य रूप से मस्तिष्क का सेवन करते थे। उनके लिए यह एक शोक सभा का हिस्सा था, एक अंतिम विदाई की रस्म। वे मानते थे कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा उनके अंदर समा जाएगी और वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। यह उनके लिए एक तरह से अमरता का कॉन्सेप्ट था। लेकिन इस प्रेम और सम्मान से भरी परंपरा का एक बहुत ही खौफनाक नतीजा निकला, एक रहस्यमयी बीमारी जिसका नाम था कुरु। कुरु का स्थानीय भाषा में मतलब होता है कांपना या डर से थरथराना। अब हम चलते हैं भारत की ओर। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह द्वीप दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। यहां बसती है सेंटिनलीज जनजाति, जो बाहरी दुनिया से पिछले 60,000 सालों से पूरी तरह कटी हुई है। ये लोग आज भी पाषाण युग की जिंदगी जी रहे हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने द्वीप के पास फटकने भी नहीं देते। सेंटिनलीज जनजाति के बारे में हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है, क्योंकि उनसे संपर्क स्थापित करने की हर कोशिश नाकाम रही है और अक्सर जानलेवा भी साबित हुई है। ये लोग अपनी स्वतंत्रता और अपने क्षेत्र को लेकर बेहद आक्रामक हैं। जब भी कोई नाव, जहाज या हेलीकॉप्टर उनके द्वीप के पास जाता है तो उनका स्वागत तीरों और भालों की बौछार से होता है। भारत सरकार ने भी इस द्वीप को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है, ताकि इन लोगों की जीवन शैली और स्वास्थ्य को बचाया जा सके, और साथ ही बाहरी लोगों की जान भी। इनकी भाषा, इनकी परंपराएं, इनके रीति रिवाज, सब कुछ एक रहस्य है। अनुमान लगाया जाता है कि इनकी संख्या कुछ दर्जन से लेकर कुछ 100 के बीच हो सकती है। ये शिकार करके और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। आग जलाना जानते हैं या नहीं, इस पर भी मतभेद है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे प्राकृतिक रूप से लगी आग का इस्तेमाल करते हैं या उसे सहेज कर रखते हैं। इनकी आक्रामकता के पीछे शायद पिछली कुछ सदियों के बुरे अनुभव भी हो सकते हैं, जब बाहरी लोगों ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। जब हम आदमखोरी जैसी प्रथाओं के बारे में सुनते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या इंसानी मांस खाने से वाकई कोई शक्ति मिलती है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? चलिए इस पहलू को भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। क्या इंसानी मांस में कोई खास पोषक तत्व होते हैं जो दूसरे जानवरों के मांस में नहीं मिलते? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इंसानी मांस किसी भी दूसरे स्तनपायी जीव के मांस जैसा ही होता है, प्रोटीन, वसा और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिश्रण। इसमें कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो इसे खाने वाले को असाधारण ताकत या बुद्धिमत्ता दे दे, बल्कि इसके कुछ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम जरूर हैं। सबसे बड़ा खतरा है बीमारियों का संक्रमण, खासकर उन बीमारियों का जो सिर्फ इंसानों में पाई जाती हैं। जैसा कि हमने फोर जनजाति के मामले में देखा, कुरु जैसी भयानक बीमारी प्रायन नामक विकृत प्रोटीन के कारण होती है, जो संक्रमित इंसानी दिमाग खाने से फैलती है। प्रायन बीमारियां सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं, जानवरों में भी होती हैं, जैसे भेड़ में स्क्रेपी और गायों में मैड काउ डिजीज BSE। ये बीमारियां लाइलाज होती हैं और हमेशा जानलेवा साबित होती हैं। इंसानी मांस खाने से इस तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतनी खतरनाक और रहस्यमयी जनजातियों के बारे में जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता होगा, क्या आज भी कोई इंसान इनसे मिलने या इनके बारे में जानने की हिम्मत करता है? जवाब है हाँ। इतिहास ऐसे कई साहसी और कभी-कभी दुस्साहसी लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने इन अलग थलग पड़ी जनजातियों से संपर्क साधने की कोशिश की। इनमें खोजकर्ता, मानव विज्ञानी, मिशनरी और पत्रकार शामिल हैं। लेकिन ऐसी मुलाकातों का अंजाम हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार इन खोजियों का मकसद नेक होता है। वे इन जनजातियों की संस्कृति को समझना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं या उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं।
लेकिन अक्सर उनकी ये कोशिशें गलतफहमी का शिकार हो जाती हैं। जो जनजाति सदियों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है, वो हर अजनबी को एक खतरे के रूप में देखती है। उनके लिए ये घुसपैठिए होते हैं जो उनकी जमीन, उनके संसाधनों या उनकी जिंदगी पर कब्जा करने आए हैं। माइकल रॉकफेलर, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर नेल्सन रॉकफेलर के बेटे थे, 1961 में पापुआ न्यू गिनी की असमत जनजाति के कलाकृतियों को इकट्ठा करने गए थे। असमत जनजाति भी अपने हेडहंटिंग और संभावित आदमखोरी की रस्मों के लिए जानी जाती थी। माइकल रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वे डूब गए, लेकिन कई सालों तक ये अफवाहें चलती रहीं कि उन्हें असमत जनजाति के लोगों ने मार कर खा लिया था। हालिया कुछ रिसर्च और किताबों ने इस बात को और पुख्ता किया है कि शायद यही सच था। तो दोस्तों, ये थीं आदमखोर जनजातियों की कुछ दिल दहला देने वाली और रहस्यमयी कहानियां। कोरावई के खुआ के खौफ से लेकर फोर जनजाति के कुरू के कहर तक और नॉर्थ सेंटिनल के अछूते गुस्से तक, हर कहानी हमें इंसानियत के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराती है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ये जनजातियां आज भी हैं और इनके रहस्य आज भी जिंदा हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की एक अनदेखी सच्चाई है जो हमें बताती है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। इन कहानियों को सुनकर शायद आपके मन में डर भी पैदा हुआ होगा और कई सवाल भी। क्या ये प्रथाएं सही हैं या गलत? क्या हमें इनमें दखल देना चाहिए या नहीं? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपको ये वीडियो डरावनी लगी हो तो सोचिए, असल में इन परिस्थितियों का सामना करने पर क्या होगा? उन लोगों का क्या होता होगा जो अनजाने में इन इलाकों में पहुंच जाते हैं? ये कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर आप ऐसी ही और खतरनाक, रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हां, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको आज की ये पेशकश कैसी लगी और आप अगली बार किस रहस्यमयी विषय के बारे में जानना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तब तक के लिए सावधान रहिए और अज्ञात से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखिए।